नमो नमः। स्वागत आप सभी का, हार्दिक अभिनंदन एक बार पुनः अपने संस्कृत के YouTube चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शिकरणी छंद। ठीक है, अभी छंदों की क्लासेस चल रही है, तो आज की छंदों की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शिकरणी छंद। कौन कौन से गण होते हैं, क्या लक्षण होता है इसका, और कितने अक्षर होते हैं प्रत्येक चरण के अंदर, कहाँ कहाँ इसमें यति होती है, और कैसे हम इस शिकरणी छंद को पता लगा सकते हैं कि कौन से इस श्लोक में या कहाँ पर ये शिकरणी छंद होता है। ठीक है, और उससे पहले आप भी अगर हमारे चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और संस्कृत शिक्षा को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपने छंद की। यहाँ पे आज का छंद है अपना, बहुत ही अच्छा छंद है, और छंद का नाम है शिखरणी। शिखर से बना है शिखरणी। ठीक है, शिखरणी छंद में अगर यहाँ पर सामान्य जानकारी के हिसाब से अगर हम बात करें तो शिखरणी छंद में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। ठीक है, और इसके जितने किसी भी छंद की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कोई से भी छंद में कोई सा भी छंद ले लो, चाहे जितने अक्षर उसके प्रत्येक चरण में होते हैं उसके लक्षण में भी उतने ही अक्षर दिए होते हैं। अगर हम यहाँ पे शिकरणी जो छंद का लक्षण दिया है उसे अगर हम यहाँ पे काउंट करते हैं तो इनके अक्षर गणना पर ये भी कुल 17 ही निकलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है, तो अगर हम शिखरणी छंद से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि इसके प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी श्लोक अगर पंक्ति अगर दे करके प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस श्लोक में या इस पंक्ति में कौन सा छंद है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अक्षरों की गणना करना आवश्यक है। ठीक है, गणना करने से लगभग हमें अंदाजा हो जाता है कि हाँ इसमें ये छंद हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम यति की बात करते हैं, भाई इस छंद के अंदर यति कहाँ पर होगी? यति का मतलब हमें श्लोक जब गायन करते हैं तो रुकना कहाँ पे है ना, और अनुलोम विलोम के हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर इसके शिकरणी के छंद के लक्षण में यहाँ पे दे रखा है रसई रुद्रैस छिन्ना यमन सबला गह शिखरणी। शिखरणी यहाँ पे छंद है, ये इसके अंदर गण है और ये इसकी यति है। ठीक है, रसई रुद्रई। रस कितने होते हैं? रस 6 होते हैं, और रुद्र कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, 6 और 11 कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 17। अतः जो यति होगी वो 6 और 11 अक्षरों पर यति रहेगी। ठीक है, प्रश्न परीक्षा में ये आ सकता है कि 6 और 11 पर यति होती है, वो छंद कौन सा है? तो वो आ जाएगा शिखरणी। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शिखरणी छंद में कितने अक्षरों पे यति होती है? तो 6 और 11 पे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रस कितने होते हैं? 6 होते हैं। रुद्र कितने होते हैं? 11 होते हैं। रसों और रुद्र पे जो यति होती है वो कौन से छंद पे होती है? तो वो भी शिखरणी छंद यहाँ पर आ जाएगा। किसी भी कंपटीशन की अगर हम तैयारी करते हैं तो हमें पहले क्वेश्चन बनाना सीखना आना चाहिए, फिर हमें ही उनका उत्तर देना आना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो मेमोरी में ज़्यादा समय तक स्थिर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और 11 में इसकी यति होगी। गणों की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर य, फिर यहाँ पे मैं, आगे चलते हैं तो न, फिर यहाँ पे स, उससे आगे चलते हैं भय, फिर यहाँ पे ल फॉर लघु, मतलब कि अंतिम अक्षर जो होगा लघु, और एक और यहाँ पे ग फॉर गुरु। अंतिम जो अक्षर होंगे एक लघु होगा एक गुरु होगा। ठीक है, 5 इसके अंदर गण हैं, प्रत्येक गण में 3 अक्षर होते हैं,
तो 5 गणों के अंदर 5, प्रत्येक गण में 3, 5 3 15, एक लघु और एक गुरु। इस हिसाब से क्यों टोटल जो यहाँ पे अक्षर होंगे वो 17 होंगे। ठीक है, अंतिम अक्षर होगा जो गुरु होगा इसके अंदर, और अंतिम से जस्ट पहले वाला लघु होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे यगण, मगण, नगण, सगण और बगण की अगर हम बात करें तो य फॉर य माता, यमाता, मैं फॉर माँ, ता और रा, न फॉर न, स, ल, स, ल, गा, भा, न, स। इस हिसाब से इनकी हमें गणना यहाँ पर करनी होगी। यगण के अंदर इस हिसाब से यह लघु है, माँ और ता गुरु है, तो इस हिसाब से इसकी यहाँ पे ऐसे गणना होगी। माँ ये भी गुरु, ये भी गुरु, ये भी गुरु, तीनों मगण के अंदर तीनों गुरु होते हैं। नस्ल इसके अंदर तीनों लघु होते हैं। प्रश्न ये भी परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि किस गण के अंदर तीनों गुरु होते हैं, किस गण के अंदर तीनों लघु होते हैं, है ना। तो उस हिसाब से भी हमें तैयार रहना है। सलगा के अंदर यहाँ पे प्रथम 2 अक्षर लघु होंगे, उसके बाद में अंतिम अक्षर यहाँ पे गुरु होगा। और भानश, ठीक है, इसके अंदर प्रथम अक्षर गुरु और अंतिम 2 अक्षर यहाँ पर लघु होंगे। तो इस हिसाब से हमें सबसे पहले अगर किसी भी श्लोक में सबसे पहले यगण, उसके बाद में मगण, उसके बाद में नगण, उसके बाद में सगण, उसके बाद में भगण और लघु और गुरु अगर मिलते हैं तो वो श्लोक के अंदर शिकरणी छंद यहाँ पर होता है। ये इसका उदाहरण है। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम् महीद्रादु तुंगाद वनीयमं वनेश्चापि जलधिम। इस हिसाब से ये चारों चरणों के अंदर एक श्लोक दिया गया है और ये इसके इस शिकरणी छंद का ये उदाहरण है। इसके अंदर हम गणों को छांटकर यहाँ पे लिखेंगे और पता करेंगे कि वास्तव में इसके अंदर शिकरणी छंद है या अन्य है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे शी की बात करते हैं तो ये एक लघु अक्षर है, रे के बाद में विसर्ग आ रहा है तो ये क्या है, गुरु हो जाएगा। शा एक गुरु है, यहां तक हमने कर लिया। और ये अपना सबसे पहला लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु और गुरु कौन सा गण हो गया यहाँ पे, यह गण हो गया है। वह, उसके बाद में वह के आगे अधूरा अक्षर यहाँ पे है, हलंत अक्षर है तो ये दीर्घ हो जाएगा। वह के बाद में यहाँ पे र हलंत है तो ये भी दीर्घ हो जाएगा। और गा के बाद में तहर, गा वैसे भी दीर्घ यहाँ पे गुरु है, तो ये तीनों गुरु हैं। और तीनों गुरु का मतलब होता है कि इसमें कौन सा गण है, मगण। आगे चलते हैं, यहां तक हुआ। आगे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पै की, तो पै लघु है, शु भी लघु है, फिर पै लघु है, तो तीनों लघु है। इसका मतलब इसमें है नगण। ती यहाँ पर लघु है, फिर शी यहाँ पर लघु है, र के बाद में यहाँ पे स हलंत है तो र को हम गुरु यहाँ पर मान लेंगे। इस हिसाब से यहाँ पर हो गए कौन सा, सगण। ठीक है, तह यहाँ पे विसर्ग है, इसका मतलब तह के बाद में विसर्ग तो इसे गुरु मान लिया जाएगा। शी यहाँ पे लघु, ती यहाँ पे लघु, और इस हिसाब से यहाँ पर कौन सा गण हो जाता है, बगण। ध लघु अक्षर और अंतिम अक्षर यहाँ पे गुरु, ये लघु और ये गुरु। ठीक है, तो देखो जिस हिसाब से इसके लक्षण में जो गण दे रखे हैं, जैसे कि यगण, ये यगण, मगण, ये मगण, नगण, ये नगण, सगण, ये सगण, भगण, यहाँ पे बगण, और एक अंतिम अक्षरों में लघु और गुरु यहाँ पर दे रखा है। तो प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं। ठीक है, रसई रुद्र सिन्ना यमन सबला गह शिखरणी, ये इसका लक्षण है, ये यहाँ पर इसका उदाहरण है। यही जरूर नहीं, कोई सा भी वहां पे इसके अलावा और दूसरा भी उदाहरण वहां पे आ सकता है। प्रश्न परीक्षा में इस हिसाब से भी आ सकता है कि शिकरणी छंद का लक्षण लिखिए, तो हमें लक्षण याद होना आवश्यक है। शिकरणी छंद के उदाहरण लिखनी है तो यहाँ पे उदाहरण के लिए हमें श्लोक पूरा याद करना होगा। और अगर ऑप्शनल प्रश्न आते हैं तो वो तो हम आसानी से कर ही देंगे। उसके अंदर ऐसे पूछेगा कि शिकरणी छंद के अंदर कितने अक्षर, प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होंगे, कहाँ कहाँ पर यति होती है, कौन कौन से गण होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे आसानी से हम इसको क्लियर कर ही देंगे।
रिटर्न एग्जाम के लिए अगर आता है तो लक्षण पूछा जाए तो उसके लिए लक्षण हमें पूरा याद होना आवश्यक है, उदाहरण हमें इनका पूरा याद होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये था आज का क्लास का अपना शिखर निरीक्षण। थैंक्स, धन्यवाद।